एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इर्रेशनल नंबर? इसमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है? तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है वो क्या है, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस रूट 23 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट 23। प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद देखो 2 माइनस रूट 5, तो इसको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये इर्रेशनल नंबर है। रूट 25 को देखें अगर, तो रूट को हटाने के लिए हम 5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा, 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये भी रेशनल नंबर है। और यहाँ पे रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, तो ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर? तो जो स्मॉलेस्ट जो हमारे पास प्राइम नंबर है और जो कॉम्पोजिट नंबर है उसका HCF हमें बताना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, और जो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जो दूसरों के टेबल में आते हैं, और प्राइम नंबर होते हैं जो कि खुद के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या हो गया 4। तो इसका फैक्टर जो है वो देखना है, HCF जो है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, तो 2 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो 1 और 2 के टेबल में आता है। 4 देखिए अगर हम, तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है ना, और 4 के टेबल में आता है। तो हाईएस्ट कौन सा नंबर है इसमें, 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अब आगे देखो, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स? तो 2 लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो 2 लगातार आने वाले जो ऑड नंबर है उनका HCF क्या होगा? तो देखो, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, तो एक हम 3 ले लेते हैं, दूसरा 5 ले लेते हैं। अब 3 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 की टेबल में आएगा। 5 1 और 5 के टेबल में आएगा। तो HCF क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर तो 1 ही है सिर्फ, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। अब आगे देखो बेटा, इफ द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1, अगर HCF जो है 2 नंबर का वो 1 है, देन द 2 नंबर्स आर कॉल्ड। तो ये जो 2 नंबर्स है इन्हें हम क्या कहेंगे, तो ये जो है वो रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री इज। तो मिसिंग नंबर यानी A और B फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 24, 12, 2 24 होता है, 12 बनाना है हमें, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6, ठीक है। 6 बनाना है तो 2 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया 3, यानी A हमारे पास 6 है और B जो है वो 3 है, यानी कि A ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है प्राइम नंबर के वो क्या होंगे, वो आपने बताना है। तो देखो, प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही यही होती है कि उसकी केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद हो सकता है, जैसे कि 2 है तो 1 और वो खुद के टेबल में आएगा 2। इसी तरीके से 3 जो है वो भी प्राइम नंबर है, तो इसमें 1 के टेबल में आएगा ये और 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो जो है इसके कितने जो है वो नंबर्स जो है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो कितने फैक्टर्स हो सकते हैं प्राइम नंबर के, 2 हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर है हमारे पास, उनका LCM 182 है, HCF 13 है, ठीक है। अगर एक नंबर उसमें से 26 है तो दूसरा नंबर क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या तरीका होता है, जो फर्स्ट नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो सेकंड नंबर से, तो हम उसको x ले लेते हैं, और LCM जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है HCF से, ठीक है। x को यहीं पर रहने देते हैं, 182 मल्टीप्लाई 13 है, 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। कटिंग कर दो, 13 2 26 होता है, फिर 2 से कटिंग कर दो, 2 9 18 और 2 1 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 91, यानी दूसरा नंबर क्या था हमारे पास 91। अगला क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इर्रेशनल नंबर इज। तो 2 इर्रेशनल नंबर जो है उनका प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि 2 इर्रेशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो ये कभी कभार जो है रेशनल हो सकते हैं और कभी कभार इर्रेशनल, ठीक है। दोनों ही देख लेते हैं, रेशनल कैसे हो सकते हैं, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2,
जो कि एक रेशनल नंबर है, इसको आप 2/1 यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये रेशनल नंबर है। अब इसी तरीके से √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा √6, ठीक है, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। तो जो है प्रोडक्ट जो है वो रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी। आगे देखो, फाइंड द HCF ऑफ x। x का HCF फाइंड आउट करना है, x और y का, ठीक है, जिसमें कि आपको जो है वैल्यूज जो है वो दी गई है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, जो x है हमारे पास वो a क्यूब है, ठीक है, यानी कि एक 3 बारी है, b भी क्यूब है यानी कि b जो है वो भी 3 बारी है, और c भी का भी क्यूब है यानी कि c भी 3 बारी है, ठीक है। और जो y है वो क्या है, a b का स्क्वायर यानी b 2 बारी है, और c 4 टाइम्स है, 1 2 3 एंड 4। अब देखो कॉमन क्या क्या है, a b यहाँ पे 2 बारी है, यहाँ पर भी 2 बारी है, तो b स्क्वायर 2 बारी कर दिया, c 3 बारी, ठीक है, तो यहाँ पे c 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, a b 2 c 3 यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, राइट 5005 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 5005 को आपने जो है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है वो लिखना है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब इसको ना आप देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये 5005 है, ठीक है, 5 के टेबल से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 0 आ जाएगा, फिर 1, इसके बाद हम इसको जो है वो 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बच जाएगा 30, 7 4 जा 28, फिर 2 बच जाएगा, 7 3 जा 21। उसके बाद 11 से डिविजिबल है, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर 13 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 5 7 11 एंड 13 यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो, एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी होता है जब उसमें जो है वेरिएबल x की सारी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, यानी कि 0 1 2 3 ये सारी हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि कौन सा हो सकता है, यहाँ पे देखो आपको रूट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो √x है, यानी कि जो √x है, या आप कह सकते हो x की पावर क्या हो गई, हाफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो यहाँ पे √x है, ठीक है, और यहाँ पे √x है, तो यहाँ पर √x जो है उसकी पावर क्या हो जाएगी, ये x माइनस 1/2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो x स्क्वायर माइनस 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव नंबर है ना, ये जो पावर है उसकी, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के जो है वो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं वो बताने हैं, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 1 होती है, जैसे कि ax प्लस b, यहाँ पे x की पावर कितनी है, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम उतने ही जीरोस हो सकते हैं जितने की उसकी डिग्री होती है, ठीक है। इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अ गिवन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट डैश जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कोई पॉलिनोमियल है ना, उसकी जो गिवन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, उसकी डिग्री जो है वो n दी गई है, ठीक है। तो उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, तो अभी हमने देखा अगर 1 इसकी पावर थी तो 1 जीरोस हो गए, अब इसकी पावर जो है वो n है, तो मतलब इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, n, ठीक है। जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने ही जीरोस या रूट्स हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डज नॉट क्रॉस द एक्स एक्सिस। अगर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता कहीं पर भी, तो उसके कितने जीरोस होंगे, 0, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम इसको देखते हैं, जितनी बार भी ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करता है ना, उतने ही जीरोस होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो कब बनता है, जब उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मतलब कि 2 जगह टच हो रहा है, एक्स एक्सिस को कर रहा है ये, है ना। यहाँ पर भी 2 जगह टच हो रहा है, यहाँ पे भी जो है वो 2 जगह टच हो रहा है, बट यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो पावर जो है वो 4 हो जाएगी,
ठीक है, तो ये जो है कह सकते हो जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस को जो है वो 4 बारी जो है वो टच कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, इफ a is any real number be a zero of fx, then अगर a जो है वो कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो fx जो है वो क्या होगा, तो ये जो है वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, देखो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही यही होती है कि जब हम वेरिएबल की जगह उस वैल्यू यानी कि a को रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है fa जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, इफ px is ax square plus bx plus c, ये एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ c अपॉन a ऑफ द जीरोस ऑफ px, तो c अपॉन a जो है वो क्या होता है वो जो है हमने बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो c अपॉन a होता है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। देखो जो अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, जो कि सम ऑफ जीरोस होता है। अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हो तो वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है, जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन आपको दी गई है। ठीक है, विल बी एन अपवर्ड ओपन पैराबोला, तो ये अपवर्ड पैराबोला जो है वो बना रहा है। तो यहाँ पर जो शेप है ग्राफ का, ठीक है, वो कैसा होगा, तो यहाँ पर जो a है वो ग्रेटर होगा जीरो से। ठीक है, पैराबोला का मतलब मुंह जो है ना वो ऊपर की तरफ होता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है ये। ठीक है, मतलब कि अपवर्ड ओपन होता है यू शेप में, तब खुलता है जब एक्स स्क्वायर जो है का जो कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि जो a है वो ग्रेटर होगा जीरो से। ठीक है, अगर a जो है वो छोटा होता है ना जीरो से, तो पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ होता है, यानी कि इस तरीके से उसका मुंह बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो हमने बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही नहीं है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये सही नहीं है। देखो अब ये गलत क्यों है, गलत है क्योंकि 3 डिग्री जो है, ठीक है, यहाँ पे बोला है कि 3 डिग्री वाला जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जबकि जो 3 डिग्री होती है जिसकी यानी जिसके पावर जो है वो 3 होती है, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ना कि क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी गलत है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो हमने बताना है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट कहता है द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, और रूट y प्लस 3 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद है द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो। ठीक है, तो ये गलत है। देखो जीरो पॉलिनोमियल, जीरो की डिग्री ना नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, जीरो नहीं होती, इसलिए जो है ये गलत है। ठीक है, किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर जैसे कि 5 माइनस 7 की डिग्री जीरो होती है, पर खुद जीरो की डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, तो इस करके जो सी ऑप्शन है वो हमारा गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px lx plus m where l is not equal to 0 and l and m are real numbers। तो देखो यहाँ पर जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं lx प्लस में m इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, lx को यहीं पे रहने देते हैं, जीरो जो जीरो है यहाँ पर प्लस m उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस m। ठीक है, तो जीरो में से m माइनस किया तो माइनस m हो जाएगा, x को यहीं पे छोड़ दो, l मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, फॉर px if pa is equal to 0 where a is any real number then which of the following statement is true। यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल px में x की जगह कोई नंबर यानी कि a जो है वो रखा जाए, ठीक है, और रखने पर पूरी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो नीचे जो है वो कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही होगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो बेटा कि यहाँ पर ना ये एक फैक्टर थ्योरम है जिसमें कि अगर कि x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल px का अगर एक फैक्टर है, ठीक है, तो pa जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा भी बिल्कुल सच है।
अगर हमें पहले से ही पता हो कि अगर पी ए जो है वो 0 के इक्वल है तो जो है वो हमेशा, तो x माइनस ए जो है वो हमेशा उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। ठीक है, इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि ना px जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के। ठीक है, यहाँ पर हम x की वैल्यू जो है वो 2 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x प्लस में 6, ये क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है माइनस 5x। ठीक है, प्लस में 6 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या थी 2, तो 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, इसको 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है p p ब्रैकेट में 2 है और वो 0 के इक्वल हो गया, यानी कि x जो है वो हमने 2 लिया था। ठीक है, तभी इसका आंसर जो है वो 0 आया, तो 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब इसी तरीके से a लिया था हमने, ठीक है, तो x इज इक्वल टू a हो गया था, अब a को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा आंसर x माइनस a, इसलिए a ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस रूट 2 एंड रूट 3 इज। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें कि जो है जीरोस है वो रूट 2 है और रूट 3 है। ठीक है, तो वो क्या होगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो जो अल्फा है हमारे पास वो क्या हो जाएगा रूट 2 और जो बीटा है वो क्या हो जाएगा रूट 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो जीरोस का सम यानी कि जो है वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस जो है वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे x लग जाएगा प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या, अल्फा और बीटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि रूट 2 प्लस में रूट 3, यहाँ पे x आ गया प्लस में अल्फा बीटा मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा रूट 6। ठीक है, यानी कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन जो है वो आपको दिया गया है, इसका ग्राफ जो है ग्राफ ऑफ, तो इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा वो बताना है आपने। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, किस तरीके से बनेगी, किसी भी लीनियर इक्वेशन चाहे वो एक वेरिएबल में हो या दो का ग्राफ जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो -5 है जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है वो लाइन बनेगी और ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, y जो है वो 5 जो है वो बनेगा, तो इस तरीके का ग्राफ जो है इसका बनेगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बनेगी। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन 3x माइनस 3y इज 4 एंड 2x प्लस y इज 5 हैज सॉल्यूशन। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो बेटा कि अगर जो है a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, ठीक है, तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1 सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर देखो जो a1 है हमारे पास वो क्या है 3 है। ठीक है, जो a2 है हमारे पास वो क्या है 2 है, जो b1 है हमारे पास वो क्या है -3 है, और जो b2 है वो क्या है 1 है। तो क्या ये इक्वल है 3/2 और -3/1? नहीं है, इसलिए लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी और इनका लेवल, इनका जो है वो केवल एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 सॉल्यूशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो वैल्यू ऑफ k है, ठीक है, जिसके लिए जो लीनियर इक्वेशन है kx माइनस y इज 2 एंड 6x माइनस 2y इज 3 हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनका जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने जो है वो क्राइटेरिया जो है वो अभी बताया है ना कि a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, a1 हमारे पास क्या है k, ठीक है, और जो a2 है वो क्या है 6, जो b1 है हमारे पास वो क्या है -1 और b2 जो है वो क्या है -2। ठीक है, ये नॉट इक्वल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -2k और यहाँ पे -6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 6, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा 3, तो
तो k इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27। द पेयर ऑफ इक्वेशन x is a and y is b graphically represent the lines which are। तो ये किस तरीके के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर x जो है वो a के इक्वल है और y जो है वो b के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे a b। अगर मैं आपको इसे ग्राफ के थ्रू समझाऊं ना, तो ये देखो, ये अगर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया x जो है वो a के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये a हो जाएगा हमारे पास a 0। ठीक है, और यहाँ पर जो है y जो है वो b के इक्वल है, तो यहाँ पे ये y बन जाएगा। ठीक है, ये जो है पॉइंट जो है ये हमारे पास जो है वो b है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और b, तो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा a एंड b। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, जो कि है हमारे पास बेटा कि इफ 6k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर 6k जो है इसका जो है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो k की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास x है, ठीक है, और ये जो है वो y है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या दी गई है, 3x प्लस में y माइनस 22 इज 0। तो यहाँ पे लिखते हैं 3x की जगह पर 6, y जो है वो k है, माइनस 22 को उधर ले जाते हैं, प्लस का 22 हो जाएगा, 6 3 is 18, 18 प्लस k इज 22, तो k इज 22 प्लस का 18 हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है, माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है इफ ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। अगर एक पॉइंट पे जो है ये एक दूसरे को काट रहे हैं, देन द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर। एक पॉइंट पे काट रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, और वो भी यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, हमने अभी डिस्कस किया था इसे। इसके बाद आगे देखो, ऑन थ्रोइंग अ डाइस, तो जब आप एक डाइस को फेंकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इज, तो प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस हैं। देखो डाइस में टोटल जो है वो 1 2 3 4 5 6 है ना, काउंटिंग 6 तक काउंटिंग होती है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। तो कौन कौन से नंबर होंगे, 2 3 एंड 5। तो जो है अब जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है, फेवरेबल आउटकम। तो प्राइम नंबर पूछा था, वो कितने हैं 3, टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 है। ठीक है, इसकी कटिंग कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स है। ठीक है, उनको अच्छे तरीके से शफल किया गया है, तो किंग आने के कितने चांसेस है। अब देखो 52 कार्ड्स हैं टोटल, इसमें ना 4 सेट बनते हैं। ठीक है, तो चारों में एक एक राजा होते हैं, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर 4, और 52 कार्ड्स है तो यहाँ पे 52 हो जाएगा। इसकी कटिंग कर दो, 4 1 जा 4, और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 आता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/13। अगला क्वेश्चन देखो, टू अनबेस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। तो दो जो है सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड जो है वो आएंगे। ठीक है, तो जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो हमारे पास जो है वो 2 बार हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, एक सिक्के में टेल एक में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है ना। तो 4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब फेवरेबल क्या है 2 हेड का, तो वो कितना है, 1 चांस है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखो, अ कॉइन इज थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, एक सिक्के को जो है वो एक बारी उछाला जाता है, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड इज ऑब्टेन्ड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक हेड एटलीस्ट जो है वो आ जाए, तो वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो जब जो है यहाँ पर अ कॉइन इज थ्रोन ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बारी उछाला जा रहा है। ठीक है, तो पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड इज ऑब्टेन्ड, तो कम से कम एक हेड आए तो ऐसे कितने चांसेस होंगे। ठीक है, एक सिक्के को 2 बारी उछाल रहे हैं हम लोग, तो एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है ना। जब दूसरी बारी उछाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक टेल आ सकता है, दूसरा हेड आ सकता है ना। इसके अलावा जो है 2 बारी हेड भी आ सकता है कि मतलब 2 बारी सिक्के को उछाला है, दोनों बार हेड आ जाए या दोनों बारी टेल आ जाए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड, कि कम से कम एक हेड तो आए। ठीक है, तो देखो तीनों में हेड आ रहा है, एटलीस्ट 1 तो आ ही रहा है,
तो 3 हो जाएगा। टोटल आउटकम्स क्या बन रहे हैं हमारे 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को जो है आपने टीचर से कंफर्म जरूर करना है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, जो कि है हमारे पास कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। तो एक बैग है जिसमें कि 3 जो है वो रेड बॉल है, 5 जो है वो ब्लैक बॉल है। A ball is drawn at random from the bag. The probability that the ball drawn is red. तो क्या चांसेस है कि बॉल जो है वो रेड होगा, वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो टोटल बॉल्स कितने हो गए, 3 + 5 8। रेड बॉल कितने हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की कितनी हो गई 3/8, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमने बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 0। जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता, यानी जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। जैसे कि एक डाइस को जो है फेंकने पर 7 जो है वो कभी नहीं आ सकता है ना, तो उसके 7 के आने की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है 0 है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सा जो है किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से ज्यादा और 1 से कम होती है, ठीक है। और ये जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती। आगे देखो, अगर प्रोबेबिलिटी जो है ई इवेंट की वो 0.07 है, तो नॉट ई की कितनी होगी वो हमें पता लगाना है। तो देखो जो पी ई है प्रोबेबिलिटी ई की और प्रोबेबिलिटी नॉट ई की, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो वो 1 के इक्वल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ई जो है वो कितना है 0.07, इसको नॉट ई लिख देते हैं, ठीक है, और ये 1 के इक्वल है। तो नॉट ई की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी 1, 0.07 उधर माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा ये 0.93, ठीक है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अ फिश टैंक हैज 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो एक फिश टैंक है जिसमें इतने फिशेस हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर लो, तो 5 + 8 कितना हो जाएगा 13। अब मेल फिश का बोला गया है, तो मेल कितनी थी फिश 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/13। अगला क्वेश्चन देखो, इफ डाइस इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। तो देखो अब नंबर कौन कौन से होते हैं डाइस पे 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर जो कि 4 से ज्यादा है वो तो सिर्फ 6 ही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई, और टोटल आउटकम जो है वो कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 है और टोटल आउटकम जो है वो कितने हैं 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। अगला है सम ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट इज। तो जितने भी पॉसिबल इवेंट है ना, उसका सम जो है वो क्या हो जाएगा 1। देखो किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी एलिमेंट्री या पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। 2 मार्क्स वाले ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और पार्ट 2 में बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे 2 3 6, 3 और 1, ठीक है। इसके अलावा 20 के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, तो 2 10 20, 2 5 10, 5 और 1। तो HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखो 6 के फैक्टर है 2 × 3 और 20 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 5। तो कॉमन फैक्टर जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, तो HCF क्या हो जाएगा 2। एलसीएम जो है वो देखते हैं, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, देखो 2 जो है वो ये दोनों को मिला के एक बारी 2 लिख देंगे, इसके बाद 3 है हमारे पास, फिर यहाँ पे 2 और 5 है, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 10, 10 3 30, 30 2 60। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60 और एचसीएफ क्या है 2। अगला क्वेश्चन देखो, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि 6 की पावर हम कुछ भी ले लें तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वो एंड 0 पे हो सकता है। तो इसको आपने लिखना क्या है, लेट अस, देखो इसका आंसर जो है वो नो होगा, ठीक है। इसको मैं आपको समझाती हूँ। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर, क्योंकि आपने इसको लिख के सॉल्व करना है इसलिए मैं आपको स्टेटमेंट भी दे रही हूँ साथ साथ, ठीक है। which ends with the digit
0, ठीक है। जैसे कि अब इसका फैक्टर्स अगर हम देखेंगे, जैसे कि 10 दिया तो ये 2 into 5 आ रहा है इसका फैक्टर। इसी तरीके से जब आप 100 ले लो जिसमें 0 आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 5 10 हो गया, 10 10 100 होता है, तो 2 into 5 और आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या जाना यहाँ पर कि अगर 0 लास्ट में चाहिए हमें तो 2 और 5 दोनों उसके फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि here we note that numbers ending with 0 has both 2 and 5 as their prime factors, ठीक है। तो उनके प्राइम फैक्टर्स जो है वो ये दोनों ही होंगे। फिर यहाँ पे लिख देती हूँ, जगह तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो whereas 6 की पावर अगर n है तो इसके फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 into 3 पावर n हो जाएगी। यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, है ना। तो क्या लिखेंगे does not have 5 as a prime factor, ठीक है। तो अब ये 0 पे एंड जो है वो नहीं हो सकता, therefore 6n can never end with the digit 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसे करना है। बाकी के क्वेश्चन बेटा हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है, तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।